वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग संस्कृत का प्रत्यय पढ़ेंगे। तो प्रत्यय यहाँ आप देख रहे हैं, प्रत्यय को हम लोग कहते हैं सफिक्सेस। तो संस्कृत में क्या होता है प्रत्यय, इन चीज़ों को हम समझेंगे। तो पहले आपको हम बता देते हैं कि कृदंत प्रत्यय किसको कहते हैं। कृदंत प्रत्यय का मतलब हुआ कि जब कभी ऐसा प्रत्यय जब कभी किसी क्रिया के साथ लग जाता है तो उसको हम लोग कृदंत प्रत्यय कहते हैं। यानी कि धातु के साथ मिलकर जो बनता है उसको हम लोग कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो आपने समझा कि कृदंत प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय, ठीक है। अब आप एक चीज़ समझने का आपको ध्यान देना होगा कि ये होते कितने हैं। तो आपको हम बारी बारी से समझा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में ये क्लास 10th में बार बार पूछा जाता है कि कौन सा प्रत्यय इसमें है। तो आपको हम पहले बता देते हैं कुछ प्रत्यय का एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले रहे हैं। देखिएगा, पहला नंबर आपको हम समझाएंगे अक्त्व प्रत्यय। फिर दूसरा नंबर है हमारा अक्तवतु प्रत्यय, ठीक है। फिर तीसरा नंबर आपका प्रत्यय है सत्री प्रत्यय। उसके बाद चौथा नंबर प्रत्यय है आपका सानच प्रत्यय, सानच प्रत्यय। पांचवा नंबर प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय। ये सब का हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि किसमें कौन कौन प्रत्यय लगता है। और उसके बाद है छठा नंबर आपका अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय। सातवां नंबर प्रत्यय है आपका आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं तव्यक प्रत्यय। और आठवां नंबर है आपका अनियर प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, ठीक है। उसके बाद नौवां नंबर प्रत्यय है नियत प्रत्यय, नियत प्रत्यय। 10वां नंबर प्रत्यय है आपका यत प्रत्यय। 11वां नंबर है अक्तिन प्रत्यय, अक्तिन प्रत्यय। और 12वां नंबर आपका प्रत्यय है ल्यूट प्रत्यय, ल्यूट प्रत्यय। 13वां नंबर है नबुल प्रत्यय। उसके बाद 14वां नंबर है त्रिच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय। उसके बाद है घय प्रत्यय, घय प्रत्यय। और फिर आपका हो जाएगा 16वां नंबर अच प्रत्यय, अच प्रत्यय। तो ये सारा कुछ प्रत्यय मैंने आपको लिखाने का मतलब बताया यहाँ पर। तो अब हम बारी बारी से प्रत्येक प्रत्यय को एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। और एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है, 5 नंबर तक आपको पूछ दिया जाएगा कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, इसमें कौन सा प्रत्यय है। तो सबसे पहला हम लोग प्रत्यय का जिक्र करेंगे, अक्त्व प्रत्यय लेंगे सबसे पहले। तो देखिए, पहला हम लोग कौन सा प्रत्यय लेंगे, अक्त्व प्रत्यय। आप खाली बारीकी से समझिएगा कि अक्त्व प्रत्यय आखिर किस में लगेगा। तो मैंने आपको बताया कि कृदंत प्रत्यय जो होता है वह यानी कि धातु के साथ प्रत्यय लगता है तो उसको हम लोग कृदंत प्रत्यय कहते हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि प्रत्यय कहते किसको हैं। प्रत्यय का मतलब हुआ जब किसी शब्द के साथ कुछ लग जाता है और उस शब्द का विस्तार हो जाता है। उदाहरण के तौर पर देखिएगा कि जैसे कि मान लिया जाए बुद्धिमान हम कहते हैं, ठीक है। तो बुद्धिमान में कौन सा प्रत्यय है, तो बुद्धि प्लस मान, तो मान प्रत्यय है। तो बुद्धि एक अलग शब्द है और मान एक अलग शब्द है, इसलिए बुद्धिमान। तो बुद्धिमान में मान प्रत्यय है। तो हिंदी में इसने इस तरह से आप कह सकते हैं गाड़ी वाला, दूध वाला, पीने वाला, धोने वाला, तो वाला प्रत्यय इसमें है। गुणवान, उसके बाद कह सकते हैं बुद्धिमान, गाड़ी वाला, ये सब कुछ आगे जो अंत में जो लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए इसी प्रकार संस्कृत में भी देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक गम क्या है, गम धातु है, गम मतलब होता है जाना, और इसके साथ जब अक्त्व प्रत्यय लग जाएगा तो क्या हो जाएगा। अब देखिए अक्त्व प्रत्यय लगने से क्या होता है, तो जैसे गम प्लस अक्त्व अगर आपसे पूछ देगा तो इसका सिंपल सा फंडा है, ये हो जाएगा गतः। अब देखिए इसको समझना बहुत ही आसान है। यदि आपको मिल जाएगा कि दे दिया जाता है वहाँ पर ऑप्शन में कि गतः में कौन सा प्रत्यय है, तो आप आसानी से जो है कह दीजिएगा कि कौन सा प्रत्यय है। तो गतः में अक्त्व प्रत्यय है। लेकिन सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे देखिए पठ धातु है और इसमें अक्त्व प्रत्यय लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, पठितः। अब आप गौर कीजिए कि यहाँ भी तो विसर्ग है, यहाँ भी तो विसर्ग है। इससे आप अनुमान लगा लीजिएगा कि जब कभी धातु के साथ तो विसर्ग रहेगा तो समझ लीजिएगा कि वह अक्त्व प्रत्यय है। उदाहरण के तौर पर अभी हम आपको और एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं ताकि आप समझ लीजिएगा भली भांति। जैसे मान लिया जाए त्यज धातु है और अक्त्व प्रत्यय इसमें लग जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, त्यक्तः। तो यहाँ भी आप क्या देख रहे हैं, तो विसर्ग आ गया। तो इस तरह से आपको सिंपल दिमाग लगाना है कि सिर्फ जो है तो हलंत नहीं सॉरी तो विसर्ग यदि आपको मिल जाए धातु के साथ तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि ये जो है अक्तो प्रत्यय है इसमें। अब उदाहरण के तौर पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देते हैं। तो अब हमने यहाँ पर समझा कि कौन सा यह प्रत्यय है, तो ये अक्तो प्रत्यय को आपने देखा कि कैसे जो है आप बता सकते हैं कि अक्तो प्रत्यय इसमें है। तो चलिए कुछ उदाहरण ले लेते हैं और ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर हम लेते हैं उदाहरण, उदाहरण मतलब एग्जाम्पल, और कौन कौन सा होगा जिसमें कि अक्तो प्रत्यय है। तो आइए, जैसे देखिए ज्ञातः, इसमें ज्ञा धातु है और अक्तो प्रत्यय देखिए तो क्या है, यहाँ पर विसर्ग है, तो आप कह दीजिएगा कि इसमें अक्तो प्रत्यय है। इसी प्रकार और एग्जाम्पल ले लेते हैं, पतितः, इसमें अभी आप देख रहे हैं तो विसर्ग है। इसी प्रकार और ले लीजिए श्रुतः, और ले सकते हैं आप स्थितः। तो आप ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें सब में जो है तो विसर्ग है। तो ये सारा जो प्रत्यय होगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अक्तो प्रत्यय कहेंगे। तो पहला प्रत्यय आपने समझा कि अक्तो प्रत्यय कैसे मतलब जो है कहाँ पर लगा है। तो गतः में अक्तो प्रत्यय है, पठितः में अक्तो प्रत्यय है, त्यक्तः में अक्तो प्रत्यय है, ज्ञातः, पतितः, श्रुतः, स्थितः, दृष्टः, तुष्टः, इस तरह का अगर चीज रहेगा, पीतः, तो इसमें आप कह सकते हैं कि अक्तो प्रत्यय है। चलिए अब आपको दूसरा प्रत्यय बताते हैं। ये हमारा था पहला प्रत्यय जो कि आप देख रहे हैं अक्तो प्रत्यय। अब दूसरा प्रत्यय यहाँ पर हम लेते हैं और दूसरा प्रत्यय मेरा है अक्तवतु प्रत्यय। अक्तवतु प्रत्यय, अक्तवतु प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए अक्तवतु प्रत्यय को हम कैसे समझेंगे कि इसमें कौन सा, जैसे पूछ देता है एग्जाम में कि जैसे आपको मैंने बताया कि गतः में कौन सा प्रत्यय, यदि आपसे पूछ देगा तो आप क्या कहिएगा। तो इसी प्रकार अक्तवतु प्रत्यय के बारे में जानिए कि अक्तवतु प्रत्यय कैसे आखिर हम समझेंगे कि इसमें अक्तवतु प्रत्यय है। तो देखिए गम धातु है और इसमें अगर अक्तवतु प्रत्यय लगा रहे तो क्या होगा, तो गम प्लस अक्तवतु से हो जाता है गतवान। क्या हो जाता है, गतवान। तो अब यहां पर आप एक चीज गौर कीजिएगा कि लास्ट में क्या है, वान है ना। इसके लास्ट में क्या था, तो विसर्ग था। इसके लास्ट में क्या है, वान है। इसी प्रकार चलेगा। दूसरा देख लीजिए एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए त्यज धातु है और इसके साथ फिर हमारा लग जाए अक्तवतु प्रत्यय, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, त्यक्तवान। क्या हो जाएगा, त्यक्तवान। तो यहां भी आप ध्यान से देखिए कि यहां क्या लगा है, वान लगा है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, दा धातु है और अक्तवतु प्रत्यय इसमें अगर लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, दत्तवान। तो अब आप यहां ध्यान दीजिए कि सब में क्या देख रहे हैं आप, वान है। तो जब लास्ट में आप देखिएगा कि वान है तो आप डायरेक्ट कह दीजिएगा कि यह अक्तवतु प्रत्यय है। यानी कि गतवान में कौन सा प्रत्यय है पूछ देता है ऑप्शन में, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें आपको देख लेना है कि लास्ट में क्या है। तो यहाँ वान है तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि यह इसमें जो है अक्तवतु प्रत्यय है, ठीक है। इसी प्रकार हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा उदाहरण यहाँ पर आपको हम दे देते हैं कि क्या क्या उदाहरण हो सकता है। तो उदाहरण में देख लीजिए आप, जैसे मान लिया जाए वदितवान। वदितवान, वदितवान में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्तवतु प्रत्यय है। उसके बाद दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, हतवान। हतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो अक्तवतु प्रत्यय है। तीसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, दृष्टवान। दृष्टवान, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो अक्तवतु प्रत्यय है। तो इस तरह का आप डायरेक्ट देख लीजिएगा कि जब लास्ट में वान लगा रहे तो आप कह दीजिएगा कि अक्तवतु प्रत्यय है। जैसे वदितवान, पीतवान, तुष्टवान, स्थितवान, गृहीतवान इत्यादि अगर लगा रहे तो आप कह दीजिएगा कि इसमें अक्तवतु प्रत्यय है। तो चलिए अब आगे आपको हम दिखाते हैं। अब देखिए हम लोग सत्री प्रत्यय के बारे में समझेंगे। तीसरा नंबर का हम लोग प्रत्यय समझेंगे सत्री प्रत्यय। सत्री प्रत्यय, देखिए सत्री प्रत्यय में थोड़ा सा टेक्निक है और आपको टेक्निक समझ लेना होगा। क्या टेक्निक है, जैसे अभी आपको मैंने बताया ये तमाम तरह की चीजें कि कैसे टेक्निक से हम पता कर लेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। इसी प्रकार सत्री प्रत्यय में थोड़ा सा टेक्निक है। अब क्या टेक्निक है, देखिए जैसे भू धातु है और सत्री प्रत्यय लगा है, ठीक है। तो अगर भू धातु के साथ सत्री प्रत्यय लगा रहे तो इसका मतलब होता है भवत। क्या होता है, भवत। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, तो हलंत है। तो यही आपको दिमाग लगाना है कि तो हलंत है और कहीं कहीं आपको नो हलंत देखने के लिए भी मिलेगा। तो आप दिमाग लगा लीजिएगा, अगर तो हलंत हो या नो हलंत हो तो सत्री प्रत्यय है। और एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए ढंग से। जैसे त्यज धातु है
त्यज धातु मतलब त्यागना प्लस सत्री प्रत्यय से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्यजत, क्या हो जाएगा त्यजत। तो इसका मतलब ये हो गया, ये इसमें क्या है सत्री प्रत्यय है। अब आगे देखिए, पा धातु है मतलब पीना प्लस सत्री प्रत्यय है इसमें लगा अगर, तो क्या हो जाएगा इसका, अब आप खुद बताइए, इसका हो जाएगा पीबत, क्या हो जाएगा पीबत। तो आप यहाँ पर बारीकी से देखिए तो हलंत लगा हुआ है। इसी प्रकार दा धातु है सत्री प्रत्यय है, तो दा धातु और सत्री प्रत्यय अगर लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा ददत्त, ददत्त। तो ये हो गया हमारा सत्री प्रत्यय। अब कुछ एग्जाम्पल आप समझ लीजिए। अब एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। आपको मैंने बताया कि थोड़ा सा टेक्निक है इसमें, तो टेक्निक आपको मैंने बताया कि तो हलंत रहे या तो नो हलंत रहे। तो उदाहरण आपको मैं यहाँ बनाने का प्रयास करता हूँ। तो ये देखिए उदाहरण, उदाहरण आप देख लीजिए कौन कौन सा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर भ व नो हलंत भवन, तो इसमें नो हलंत लगा हुआ है। फिर कोमा दूसरा देख लीजिए त्यजन, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो तो हलंत भी रहता है और नो हलंत भी रहता है, ठीक है। इसी प्रकार पीवन आप देख रहे हैं, उसी प्रकार गच्छन, तो ये जो है इसमें हमारा सत्री प्रत्यय है। तो चलिए अब आगे, अब हम लोग अगला प्रत्यय देखते हैं, चौथा नंबर प्रत्यय। देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको मैं कम से कम 6-7 प्रत्यय तक बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप कहिएगा कि नहीं पूरा वीडियो बनाइए, तो पूरा वीडियो बनाकर भी मैं आपको बनाने का प्रयास करूंगा। इसलिए आप बने रहिए ताकि आप समझिए इस चीज़ को कि ये देखिए सानच प्रत्यय, सानच। अब देखिए सानच प्रत्यय क्या है। सानच प्रत्यय में कैसे आप समझिएगा कि इसमें सानच प्रत्यय है। इसमें समझने की चीज़ें हैं। प्रत्यय में अक्सर जो है कन्फ्यूजन इसलिए रहता है कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अगर आप समझ लीजिएगा तो आसानी से जो है आप कह दीजिएगा इसमें कौन सा प्रत्यय है, देखते ही आप कह दीजिएगा। जैसे देखिए सेव धातु है, ठीक है, और इसमें अगर सानच प्रत्यय लगा रहे तो क्या हो जाएगा, तो सेव धातु प्लस सानच प्रत्यय से बनेगा हमारा सेवमानः, क्या हो जाएगा सेवमानः। देखिए इसमें टेक्निक क्या है, इसमें क्या लगा है माँ आकर नौ विसर्ग मानः, ठीक है। बाकी समय आपने देखा कि कैसे क्या किसमें लगाते थे आप, यहाँ आपने देखा भवन त्यजन पीवन गच्छन, तो नो हलंत लगा था, और यहाँ पर आपने देखा ददत पीवत त्यजत इत्यादि में तो हलंत लगा था। तो इसमें यह सत्री प्रत्यय था। और ये देखिए आप यहाँ पर क्या है सेवमानः, तो माँ नह माँ आकर नौ विसर्ग, इसी प्रकार सब में चलेगा। अब और देख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मान लिया जाए वृद्ध, वृद्ध बना वृद्धि करना प्लस सानच प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बनेगा, ये हो जाएगा वर्धमानः, क्या हो जाएगा वर्धमानः। अब यहाँ पर भी आप गौर से देखिए माँ आकर नौ विसर्ग लगा है, तो हो गया इसमें कौन सा प्रत्यय सानच, आप देखते ही कह दीजिएगा। फिर नेक्स्ट देख लीजिए एग्जाम्पल कंप धातु प्लस सानच प्रत्यय, तो कंप धातु और सानच प्रत्यय के योग से क्या बनेगा कंपमानः, और इसका उपयोग वाक्य में भी किया जाता है। यदि आप कहिएगा कि कैसे इसका उपयोग वाक्य में किया जाएगा तो वो भी मैं बता दूंगा आपको। तो उदाहरण के तौर पर आप ले सकते हैं, क्या क्या होगा देख लीजिए। यहाँ हम उदाहरण दे रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप इससे अनुमान लगा लीजिएगा कि इसमें जो है कौन सा प्रत्यय है। तो पहला हो गया शयानः, शयानः देखिए याना, देखिए थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर नौ हलंत भी लग जाता है कहीं कहीं, यानः, ठीक है। विशेष तौर पर माना ही लगेगा, ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। जैसे देखिए पच मानः, थोड़ा थोड़ा अपवाद भी होता है, लेकिन ध्यान देना है आप लोगों को। उसके बाद विजय मानः, विजय मानः, तो सब में आप क्या देख रहे हैं, इसका यही टेक्निक है कि सब में जो है मानः लगा है। चलिए अब आगे, अब हम लोग अक्त्वा प्रत्यय के बारे में समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रत्यय है, जो 5वां नंबर प्रत्यय है वो है हमारा अक्त्वा प्रत्यय। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, आप लोग देखते जाइए अक्त्वा प्रत्यय, अक्त्वा प्रत्यय, इसके बारे में जानेंगे। देखिए अक्त्वा प्रत्यय क्या है इसको समझिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए पठ धातु है, पठ धातु है, और इसमें अगर अक्त्वा प्रत्यय लग जाए तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा हमारा पठित्वा। अब देखिए इसमें लोप हो जाता है क का, सिर्फ लास्ट में क्या बच रहा है यहाँ तो व संयुक्त आकार। ध्यान देना है आप लोगों को कि पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कह दीजिएगा कि अक्त्वा प्रत्यय, या अक्त्वा प्रत्यय के योग से कौन सा शब्द बनेगा। 4 विकल्प दे देगा आपको, तो आप वहां पर देख करके दिमाग लगा लीजिएगा कि लास्ट में जिसका तो व संयुक्त आकार रहेगा अर्थात त्वा, तो समझ लीजिएगा वह उसमें अक्त्वा प्रत्यय है। उदाहरण से और समझ लीजिए, जैसे जी प्लस अक्त्वा, तो क्या हो जाएगा जित्वा, क्या हो जाएगा जित्वा। देखिए लास्ट में क्या है तो व संयुक्त आकार है ना। अब आगे देखिए हन धातु
और अक्त्वा प्रत्यय, तो क्या हो जाएगा हत्वा। देखिए इसमें भी लास्ट में वही त्वा संयुक्त आकार है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो है पठित्वा में कौन सा प्रत्यय है, जित्वा में कौन सा प्रत्यय है, हत्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो आप कह दीजिएगा किसमें अक्त्वा प्रत्यय है। अब उदाहरण आप देख लीजिए कि और क्या क्या हो सकता है। तो यहां पर आप देख लीजिए उदाहरण के तौर पर, उदाहरण में जैसे त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब त्याग कर, इसका मतलब होता है। उसके बाद रुदित्वा, रुदित्वा, इसमें भी आप देख रहे हैं सब में त्वा लगा है, आपको मैंने बताया अभी पहले। इसी प्रकार देखिए ज्ञात्वा, फिर से आप देखिए अगला त्यक्त्वा, रुदित्वा, ज्ञात्वा, उसके बाद हत्वा, आपको मैंने बताया है यहाँ पर। तो इस तरह का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। अस्नात्वा, अस्नात्वा, ठीक है। पृष्ठवा भी हो सकता है, ठीक है। तो विशेष तौर पर आपको समझना है कि त्वा जहां लगा रहेगा तो वो जो है हमारा अक्त्वा प्रत्यय होगा। तो आपने यहां तक समझा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम समझाना चाहते हैं ल्यप प्रत्यय के बारे में। देखिए ल्यप प्रत्यय क्या है, ये छठा नंबर है हमारा प्रत्यय जो कि है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय, देखिए ल्यप प्रत्यय क्या होता है। ल्यप प्रत्यय जो होगा मतलब उसका मतलब सबसे पहला जो होगा वह होगा उपसर्ग, फिर होगा धातु, फिर होगा प्रत्यय, तभी ल्यप प्रत्यय कहलाएगा। और उसका थोड़ा सा चेंजेज है। तो देखिए कैसे है, जैसे मान लीजिए आ क्या है, उपसर्ग है, ठीक है। और प्लस गम क्या है, ये धातु है यानी क्रिया है। अब प्लस इसमें अगर ल्यप प्रत्यय जुड़ जाए, ठीक है, तो देखिए आ उपसर्ग, गम धातु और ल्यप प्रत्यय के योग से क्या बनेगा, ये बनेगा आगत्य। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देख रहे थे पहले में जैसे अक्त्वा प्रत्यय में देखा आपने कि त्वा लगा था, इसमें क्या लगा है त्य, त्वय संयुक्त, लास्ट में त्वय संयुक्त लगा है। इसी प्रकार और पहले क्या है, उपसर्ग है। दूसरा एग्जांपल देखिए आप, जैसे मान लीजिए वी प्रत्यय है प्लस लुक धातु है प्लस ल्यप प्रत्यय है, तो ये हो जाएगा हमारा विलोक्य। क्या हो जाएगा, विलोक्य। देखिए इसमें भी क्या लगा है, कहीं ना कहीं कोय संयुक्त लगा है, तो यानी कि तोय संयुक्त रहे, कोय संयुक्त रहे, लेकिन बेसिकली आपको समझना है लास्ट में यो जरूर रहेगा, ये समझना है आपको। यहाँ पर देखिए आगत्य में यो है, विलोक्य में भी क्या है, कोय संयुक्त यो है, यो हमेशा रहेगा, याद रखना है आपको। जैसे देखिए उत धातु है, ठीक है, प्लस सॉरी उत उपसर्ग है प्लस अस्था धातु और ल्यप प्रत्यय से क्या बनेगा, उत उपसर्ग प्लस अस्था धातु प्लस ल्यप प्रत्यय से क्या हो जाएगा, उत्थाय, उत्थाय। तो देखिए लास्ट में इसमें भी यो है। उदाहरण आप ले लीजिए, और भी आपको हम कुछ एग्जांपल दे देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं उदाहरण, ताकि आप समझ लीजिए उदाहरण में क्या क्या हो सकता है। उदाहरण में हो सकता है प्राप्य, प्राप्य, उसके बाद हो सकता है आग्राय, देखिए इसमें भी लास्ट में यो है, उसके बाद विहस्य, ये सब एग्जांपल आप ले सकते हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट प्रत्यय को हम लोग देखेंगे। चलिए अब आप लोगों को आगे एक प्रत्यय और बताते हैं। यदि आप कहिएगा कि पूरा प्रत्यय समझाइए तो पूरा काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो होगा, तो इसलिए मैं चाहता हूं आप लोगों को समझाने का प्रयास मैं यहाँ कर रहा हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि जो है आगे मैं पढ़ाने के लिए आपको और ज़्यादा चीज़ कंटेंट दूँ आप लोगों को। तो चलिए देखिए अगला प्रत्यय है तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, ठीक है। अब देखिए तुमुन प्रत्यय को हम लोग कैसे समझेंगे। तो तुमुन प्रत्यय को समझना बहुत ही आसान है। जैसे कि मान लिया जाए पठ धातु है, ठीक है, अब प्लस इसमें अगर तुमुन प्रत्यय लग जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका सिंपल सा है, लास्ट में क्या होगा देख लीजिए आप। जैसे पठी और ये हो जाएगा तुम, तो लास्ट में आप क्या देख रहे हैं, तो हर्षुकार मोह है, ठीक है, पठी तुम यानी मोह हलंत होगा यहाँ। इसी प्रकार गम धातु है और तुमुन प्रत्यय लगा दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा गंतुम, गंतुम, इसका मतलब होता है जाने के लिए, पठितुम मतलब पढ़ने के लिए, याद रखना है आप लोगों को। पा धातु है, तुमुन प्रत्यय लगा दिया जाए, तो आपने समझा यहाँ पर सबके लास्ट में तुम रहेगा, यानी तो हर्षुकार मोहलंत, तो ये हो जाएगा पा तुम। अब कुछ उदाहरण ले लीजिए आप लोग, ताकि समझ लीजिए बेटर तरीके से। उदाहरण, अब उदाहरण में देखिए क्या क्या होगा। पहला हो गया खादितुम, अर्थात खाने के लिए, इसे वाक्य ही बनता है।
अगर आप प्रत्यय समझ लीजिएगा तो संस्कृत में आसानी से वाक्य भी बना सकते हैं और बड़ा बड़ा वाक्य बना सकते हैं। अगर आप इसको नहीं समझिएगा तो दिक्कत होगी आपको वाक्य बनाने में, क्योंकि प्रत्यय से भी वाक्य बनता है और विभक्ति से भी वाक्य बनता है, इसलिए दोनों चीज़ आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो आपको पहले प्रत्यय में बता रहा हूँ, यदि कहिएगा कि विभक्ति से बताइए तो उससे ही मैं बता दूंगा आपको। भवि तुम, देखिए इसमें भी तुम लगा है। उसके बाद दा तुम इत्यादि। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आज मैंने जो है 7 प्रत्यय बताया, वैसे तो 16 प्रत्यय था इसमें, तो चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको यहीं तक विराम करूंगा बता करके। आगे अगर आप कहिएगा कि नहीं पूरा प्रत्यय बता दीजिए तो मैं प्रत्यय बता दूंगा, और आप लोगों का जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसको करने का मैं भरपूर प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह का चीज़ भी आपको मिलते रहे। धन्यवाद, थैंक यू।